नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। मेरे साथ हैं मेरे साथी संदीप ग्रोवर जी। आज हम आपसे बात करेंगे बाजार की, लेकिन उससे पहले आपको पता है आज की बड़ी खबर वो है मनी 9 का ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे तुरंत डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ आपके फ़ायदे की और आपको समझदार और सहज बनाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे ऐसे जानकारियाँ आपको वहाँ दे रहे हैं जिससे आप अपने फाइनेंशियल जो जानकारी है अपने उसको बढ़ा सकेंगे और अपने डिसीजन जो है फाइनेंस से जुड़े हुए वो बहुत अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं हम यस बैंक को लेकर। आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले यस बैंक को करेंगे कि यस बैंक में जो 9,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की बात शुरू हुई है, उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार 3 दिन से जो यस बैंक का शेयर है वो लगातार भाग रहा है, और इस निवेश ने यस बैंक के साथ ही साथ इसके निवेशकों में भी कॉन्फिडेंस भर दिया है। आज हमने निफ्टी में देखा इसका जो शेयर है वो 12.5% मतलब ऊपर चढ़कर बंद हुआ है। तो आज ऐसा मतलब 3 दिन से भाग रहा था वो हम देख रहे थे, लेकिन आज जो तेजी आई है 12.5% की, उस तेजी की आज क्या कोई स्पेशल वजह है, और क्या यस बैंक के हम अब कह सकते हैं कि अच्छे दिन शुरू हो गए हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि 3 दिन से शेयर चल रहा है, उसमें आज मैं बता दूं आपको, इस शेयर ने आज 17.90 रुपये का हाई टच किया है, जो कि जनवरी 2021 के बाद 25 जनवरी के बाद, यानी कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1.5 साल का जो हाई है वो स्टॉक ने टच किया है। 3 दिन में करीब 20% के आसपास चढ़ा है। जो आप कह रहे हैं कि 2 ग्लोबल पी फर्म्स हैं जिसमें कार्लाइल और एडवेंट का नाम है, वो 29 जुलाई यानी कि पिछले शुक्रवार की खबर है कि उनकी ओर से खबर आई थी कि 10% स्टेक वो लेंगे। 8,900 करोड़ रुपए के आसपास की रकम उनकी ओर से इन्फ्यूज की जाएगी। पहली बात तो यही है कि अगर ग्लोबली कोई अगर पी निवेशक इस तरह के बैंक में आता है जहां पे आप मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, अभी भी भरोसा नहीं है निवेशकों के मन में, तो उस लिहाज से देखा जाए ये काफ़ी बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था। उस वजह से भी हमने 2 दिन में स्टॉक चलता हुआ देखा। अब आज जो एक बाइंग इंटरेस्ट बनता है वो दिखा है 10-12% का, जो आप कह रहे थे। उसके पीछे वजह यह है कि जो दोनों पी फर्म्स इस बैंक में हिस्सा ले रहे हैं, उसके एवज में उन दोनों पी फर्म्स को बोर्ड में हिस्सेदारी मिलेगी। बोर्ड पे एक सीट उनकी कंफर्म होती हुई दिखेगी, और उस सीट पे कौन बैठेगा आके, उसको लेके जो क्यास हैं वो मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। एक क्यास तो ये चल रहा है कि एचडीएफसी बैंक के जो एक्स एमडी है, जो पूर्व एमडी हैं आदित्य पुरी साहब, वो हो सकता है कि बोर्ड सीट पे इनके शामिल होते हुए दिखे। तो आप समझ सकते हैं एचडीएफसी बैंक का तो नाम ही बहुत बड़ा है, और आदित्य पुरी अपने आप में एक बहुत बड़ा शख्सियत है। हाँ, बैंकिंग इंडस्ट्री में तो वो दिग्गज माने जाते हैं। तो उस लिहाज से जिस तरह का एचडीएफसी बैंक का हमने ग्रोथ रेट देखा है, तो उस लिहाज से हो सकता है कि उम्मीदें वो जाग रही हैं कि येस बैंक में भी वैसा ही हो जाएगा। तो एक वो है। दूसरी ओर खबरें ऐसी भी हैं कि सुनील कौल और श्वेता जलान, ये भी ऐसे कुछ नाम है जो कि कार्लाइल और एडवेंट की ओर से बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। ये भी बैंक को हो सकता है कि इनकी बैंक की रूपरेखा बदलते हुए दिखें। दूसरी ओर खबरें ऐसी भी हैं जिसको लेके बातचीत चल रही है इनकी, कि इनका जो पूरे करीब 48,000 करोड़ रुपए के जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जो इनके बीमार एसेट्स हैं, जो अस्वस्थ एसेट्स हैं, वो ये बेचने वाले हैं। जेसी फ्लावर्स नाम की एआरसी वो ऑलरेडी बिड कर चुके हैं, करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास में ये सौदा हो सकता है। उसमें कुछ 2 और नाम भी जुड़ते हुए दिखे हैं, इसमें आरसीएल का नाम भी सामने आया है। तो वो कितनी बोली लगाते हैं और वहाँ से क्या पैसा आता है, पैसा आने से ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है अभिषेक कि इनका जो एनपीएज हैं, जो कि 13.5% के आसपास हैं, वो घटकर 2% के भी नीचे आ जाएंगे। जैसे ही ये डील हो जाएगी तो इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो क्लीन होते हुए दिखेगी, क्वालिटी जो है सुधर जाएगी ऐसे। हाँ, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्रेडिट कॉस्ट नीचे आता हुआ दिखेगा, और ये जो कार्लाइल से भी पैसा आ रहा है उससे भी इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो इंप्रूव होती हुई दिखेगी। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इनको एक कैपिटल चाहिए वो भी कहीं ना कहीं बैंक के पास आता हुआ दिखेगा। तो मेरी एक्सपर्ट से बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि शायद जो बुरा दौर है इस बैंक के लिए वो अब पीछे जाता हुआ दिखा है। शेयर ने बहुत जल्दी बहुत तेज चाल दिखाई है, तो उस लिहाज से देखा जाए आप थोड़ा सा शायद थम सकता है ये। तो उस लिहाज से जो नए निवेशक हैं, आपका सवाल यही होगा कि अब करना क्या है, कि इतनी बड़ी तेजी के बाद क्या और अपसाइड बाकी है? हो सकता है ये शेयर 20 रुपए तक भी जाए, क्योंकि टेक्निकली 20 रुपए तक के टारगेट्स आ रहे हैं। मैंने संतोष मीना जी हैं, हेड ऑफ रिसर्च स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के, उनसे बातचीत करी। उनका कहना है कि तकनीकी तौर पर देखा जाए तो 20 रुपए तक की अपसाइड नजर आती है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करें। नई पोजीशंस लेने के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। 17 रुपए के ऊपर स्टॉक बंद हुआ है, डिप्स आए, गिरावट में 16 रुपए के आसपास आप खरीदारी करें,
तब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 14 रुपए 25 पैसे के आसपास का होना चाहिए। और जो अभी भी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी राय यही है कि आप 14 रुपए 25 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो उस लिहाज से देखा जाए अपसाइड की गुंजाइश है, लेकिन जिस तरह से तेज रन अप स्टॉक ने 3 दिन में दिखाया है, उसके बाद एक डिप भी आ जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, थोड़ी छोटा सा मतलब है, एक्सपेक्टेड है। तो आप खरीदारी की जल्दबाजी मत करिए, आपके पास है तो आप होल्ड करिए, 14 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लें। आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो 16 रुपए का वेट करें। हाँ, 16 रुपए का वेट करें। ये तो हो गई यस बैंक की बात, लेकिन आज बाजार में हमने एक और ऐसा कुछ देखा है कि ऑटो इंडेक्स जो है निफ्टी का, वो आज हरे निशान में बंद हुआ है। लेकिन ऑटो इंडेक्स की मतलब ऑटो सेक्टर की कंपनी है अशोक लीलैंड, जिसने अभी कल बताया था कि जुलाई में उसकी बिक्री जो है वो 58% बढ़ी है। मतलब उसकी जो कॉमर्शियल ट्रक और बस की जो बिक्री है वो 58% बढ़ी है। उसमें भी प्लस उसके जो बस और ट्रक की जो स्पेशल सेल है वो 113% बढ़ी है। और उसके रिजल्ट भी हमने जो देखे हैं वो अच्छे आते हुए देखे। लेकिन इन सब के बावजूद अशोक लेलैंड का जो शेयर है आज वो 3.5% गिरकर बंद हुआ है। मतलब ऑटो सेक्टर की ग्रोथ अच्छी हो रही है, ऑटो सेक्टर्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं, उनकी सेल्स भी अच्छी आ रही है, फिर क्या चक्कर है कि ये अशोक लेलैंड का जो शेयर है वो 3.5% गिरा है। देखिए आज गिरा है, लेकिन पिछले 2-3 दिन में काफी अच्छा चला है। इसने 52 वीक हाई भी टच किया था। क्यों टच किया था? जैसे आप कह रहे हैं कि इनके नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट पूरे ऑटो सेक्टर आप देख लीजिए, डिमांड बहुत स्ट्रांग है। जुलाई के नंबर्स देख लीजिए, कंपनी को जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, मारुति की बात कर लें, आप स्कॉर्पियो की बात कर लें, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, बेहद शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है निवेशकों की ओर से, जो नए खरीदार हैं गाड़ियों के उनकी ओर से। तो उस लिहाज से देखा जाए इन्होंने टर्न अराउंड भी दिखाया था, यानी कि घाटे से कंपनी मुनाफे में आई थी। इन्होंने कहा 282 करोड़ रुपए का घाटा पोस्ट किया था पिछले साल की इसी तिमाही में, इस बार 68 करोड़ रुपए का मुनाफा पोस्ट किया है। एबिटा लॉस था, उसके सामने कामकाजी फ्रंट पे इस बार इन्होंने मुनाफा पोस्ट किया 320 करोड़ का। आय में 2.5 गुना के आसपास की बढ़त है, और जो जहां नेगेटिव मार्जिन थे उसके सामने करीब 4.5% के आसपास के पॉजिटिव मार्जिन क्लॉक किए थे। एमएससीवी यानी कि जो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है इनका, उसके वॉल्यूम्स में लगभग हमें 3 गुना के आसपास की बढ़त देखी थी। और इनका जो मार्केट शेयर है वो भी 27% से बढ़कर 30% के आसपास दिखा है। ट्रक मार्केट शेयर भी इनका जो है उसमें 31.1% की हमने नंबर्स बनते हुए दिखे हैं, जो कि FY23 में करीब 26% के आसपास का था। एक्सपोर्ट 76% के आसपास बढ़े हैं। तो ओवरऑल देखा जाए नंबर्स इनके बहुत स्ट्रांग थे, जिस वजह से बीते 2-3 दिन में गिरा है। लेकिन आप इनके डिटेल्स जाके देखेंगे नंबर्स में तो आपको थोड़ी सी चिंताएं नजर आएंगी। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था HDFC सिक्योरिटीज की, उन्होंने अभी भी स्टॉक में सेल की रेटिंग मेंटेन करी है। जो टारगेट दिए हैं वो 108 रुपए के हैं। उनका ये कहना है कि आप ईयर ऑन ईयर नंबर्स को देखेंगे आपको बहुत अच्छे नंबर नजर आएंगे, लेकिन तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो आपको जो आय है वो करीब 27% के आसपास का ड्रॉप नजर आएगा, क्योंकि 7,223 करोड़ का नंबर स्टैंडर्ड फ्रंट पे किया है। 8,744 करोड़ रुपए इन्होंने Q4 में किया था, जो मार्च वाली तिमाही थी। इसी तरह अबिडा 320 करोड़ किया है, लेकिन 776 करोड़ रुपए से घटकर आया है। और जो मार्जिन आप कह रहे हैं कि 4.5% के आए हैं वो 8.9% के थे, यानी कि हाँ ऑलमोस्ट आधा हो गए हैं मार्जिन इनके, अगर आप तिमाही दर तिमाही के लिहाज से देखेंगे। और मुनाफे के फ्रंट पे भी आप घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी ईयर ऑन ईयर, लेकिन आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे 473 करोड़ रुपए का एडजस्टेड मुनाफा था इनका। वैसे 901 करोड़ रुपए का मुनाफा था, उसमें एक इंपेयरमेंट गेन था 470 करोड़ का। तो नेट देखा जाए तो एडजस्टेड बेसिस पे भी 473 करोड़ वाला मुनाफा 68 करोड़ रुपए पे आ गया। और सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है, चिंता की बात है, वो है मार्जिन्स। आधे रह गए हैं मार्जिन, 4.4% के आसपास आ गए हैं। और वो मार्जिन्स जो हैं वो आगे बढ़ने की जो गुंजाइश है वो कम नजर आती है। और वैसे भी जो पीक था इस साइकिल CV साइकिल का, जो लास्ट पीक इस इंडस्ट्री ने छुआ था, वहां तक मार्जिन चले जाएंगे, यानी कि डबल डिजिट तक चले जाएंगे, ऐसी उम्मीद HDFC सिक्योरिटीज नहीं करके चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि बीते 2 साल में आप देखिए जो व्हीकल के कॉस्ट है, जो प्राइजेस हैं, वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। उसके बावजूद भी आप देखें अगर ये कंपनी अपने कॉस्ट नहीं रिकवर कर पा रही है, मार्जिन तिमाही दर तिमाही गिर रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मार्जिन को लेकर, इनपुट कॉस्ट को लेकर जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है। दूसरी बात, इस पूरी इंडस्ट्री में आप देखिए जो कंपेटिटिव नेचर है, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा है इस पूरी सेक्टर में, तीनों जो बड़े प्लेयर हैं अशोक लेलैंड समेत, वो अपना मार्केट शेयर बचाने के या तो फिर बढ़ाने के चक्कर में है। मैंने आपको बताया था कि इनका मार्केट शेयर साल दर साल 27% से बढ़कर 30% पर पहुंचा है, लेकिन तिमाही दर तिमाही आप देखिए जो इनका मार्केट शेयर 30.6% था, वहां से घटकर ये 30% आया, यानी कि 0.6% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो नंबर्स आपको जितने अच्छे ईयर ऑन ईयर नजर आ रहे हैं, उतना ही खराब आपको क्वार्टर क्वार्टर नजर आएगा। और इनके मार्जिन्स पे जो प्रेशर है, जो आगे भी कंटिन्यूड रह सकता है, और जिस तरह का कंपेटिटिव नेचर है इस पूरी इंडस्ट्री का, मार्केट शेयर को लेकर जिस तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही है,
उसको लेके एचडीएफसी सिक्योरिटीज थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि आगे भी मार्जिन पे प्रेशर रह सकता है, जिस वजह से सेल की रेटिंग और 108 रुपए का लक्ष्य दिया। इसलिए कहते हैं पिक्चर हमेशा बड़ी 70 mm की स्क्रीन पे मत देखिए, उसको छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के भी कभी कभी हमें नंबर्स पढ़ने चाहिए। वो आपको उसके बाद असली कहानी हमें समझ में आती है। वो आपको एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स या जानकारी बताते हैं। तो नंबर्स को आप एनालिटिक नजरिए से देखिए, एक ही तरफ से मत देखिए, 3D व्यू लीजिए, सब तरह से देखिए कि अगर आप ईयर ऑन ईयर नंबर्स देख रहे हैं तो उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एनालिसिस करिए कि सिचुएशन किस तरह की नजर आ रही है, बाकी कंपनियों से किस तरह के नंबर्स कंपेयर कर रहे हैं, वो भी देखना चाहिए। अच्छा संदीप जी, अब हम देख रहे थे पिछले 3-4 दिनों से लगातार बाजार जो है भाग रहा था। हम बात कर रहे थे कि लगता है FII वापस आ गए हैं, और आपने नंबर्स भी बताए थे कि पिछले 2 या 3 दिन में 3-3.5 हज़ार करोड़ की उन्होंने खरीदारी भी की थी। अगर आप उसमें 1 अगस्त का नंबर भी जोड़ लेना तो 2.5 और 3 5,000 करोड़ रुपए। तो हमने कल इसी पे बात कर रहे थे, क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या कल का जो कैश सेगमेंट का नंबर है वो 2320 करोड़ रुपए का है। 2320 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, मतलब ये पहले 1638 था, फिर 1046 था, उसके बाद 2320 करोड़ रुपए। तो फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो बाजार एकदम से भाग रहा था इतना तेज रफ्तार में, वो आज सुस्त पड़ता हुआ दिखा और बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ और बहुत मामूली 5-6 पॉइंट चढ़ के बाजार बंद हुआ। इसकी क्या वजह है? आप चिंतित हैं कि बाजार आज भी हरिंशान में बंद हुआ है, या आपको लग रहा है कि उतनी रफ्तार से दौड़ रहा है, वो आपकी चिंता है? एक्चुअली रफ्तार बहुत दिनों बाद दिखाई दी ना, तो मेरी उम्मीद थी कि अभी ये बरकरार रहेगी, लेकिन अचानक से जब रुक जाती है तो थोड़ा सा धक्का लगता है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं तो इस चीज़ से रिलीव्ड हूँ, कम से कम आज लाल निशान में आप बंद नहीं हुए। क्यों नहीं बंद हुए उसकी हम बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि आज शुरुआत सुस्त क्यों हुई थी। देखिए ग्लोबल आप देखिए जो संकेत हैं, जो विदेशी संकेत थे वो खराब थे आज के लिए। कल आप देखिए डाउ जोन्स एक 330 पॉइंट के आसपास की रेंज थी, उसके बाद करीब 50 पॉइंट के आसपास गिर के बंद हुआ था। दिक्कत क्या थी, चिंता क्या है? राजनीतिक अनिश्चितता। अब इस बार जो मामला है, जो मुद्दा है, वो रूस या यूक्रेन का नहीं है, इस बार चाइना और यूएस का है। इनकी जो हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो एशिया के दौरे पे हैं। अच्छा। और माना यह जा रहा है कि आज वो ताइवान का दौरा कर सकते हैं। उसको लेके क्या न्यूज़ प्रिंट्स आते हैं वो देखना होगा, डेवलपिंग स्टोरी है, तो उस लिहाज से वो वहाँ उनका जाना जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है यूएस और चाइना के रिलेशंस के हिसाब से। चाइना ने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट ये चाइना का निजी मामला है, आपको उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उनकी इंडिपेंडेंस या उनके जो खुद ताइवान के साथ जो रिलेशंस है उसमें आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद भी ऐसी खबरें आई हैं कि वो वहाँ पे जा सकती हैं। तो चाइना ने कहा है कि हम जितने भी ताइवान के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे मिलिट्री डील करेंगे, यानी कि एक जंग जैसी जो सिचुएशन है वो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन में जैसे हमने देखा था कि लोगों के हाथ में बंदूकें थमा दी गई थी, ऐसे ही वहाँ पे भी ताइवान में भी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप लड़ाई के लिए तैयार रहिए। तो उस लिहाज से देखा जाए ताइवान भी अपनी तरफ से इस चीज़ की तैयारी में है, या उनको कहीं ना कहीं भनक है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं, लेकिन ऐसी भनक है और इनका जो दौरा है उससे जो तनाव है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ दिखा है, जिस वजह से आप देखिए कल यूएस के मार्केट्स हल्के गिरावट के साथ बंद हुए थे। 3 दिन से वहाँ पे भी तेजी देखने को मिल रही थी और उसी का इम्पैक्ट आज हमने एशियन मार्केट्स में आता हुआ देखा। और फिर जाहिर सी बात है हम ग्लोबल फ्रंट से ग्लोबल जो मार्केट है उससे अलग तो है नहीं, डीकपलिंग तो है नहीं इतनी, तो उस लिहाज से हम खुले नीचे थे। अब सवाल ये उठता है कि हम नीचे से रिकवर क्यों हुए? हम 5 पॉइंट ही सही, लेकिन रिकवरी के साथ क्यों बंद हुए? और ध्यान रखिए 130 पॉइंट की रिकवरी है निफ्टी में नीचे से। एक समय हम 17,250 के नीचे चल गए थे, 17,250 के भी नीचे चले गए थे और क्लोजिंग आज फिर से हमारी 17,300 के ऊपर हुई है। वो अपने आप में बहुत एक कॉन्फिडेंस वाली बात है कि लगातार दूसरे दिन आप 17,300 के ऊपर बंद हुए, जो कि एक कड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। ये अपने आप में एक संकेत है कि बुल्स आर बैक इन द मार्केट। अब रिकवरी क्यों हुई? देखिए यूएस में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 2.6% के भी नीचे फिसल गई। इंडिया में भी जो बॉन्ड यील्ड है वो 3 महीने के निचले स्तर पर है। क्रूड आप देखिए आपका $100 के नीचे चला गया, जो ब्रेंट का भाव है, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे $109 पे है, अब वो $100 के नीचे आ गया। तो हमारी एक जो बड़ी चिंता थी वो खत्म होगी। अब क्या कारण है क्रूड गिरने का? वो अलग फैक्टर है कि यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो 2 साल के निचले स्तर पर है। ओपेक की बैठक हमारे सामने है जो 3 अगस्त को होने वाली है। चाइना के फैक्ट्री आउटपुट के नंबर हमने देखे वो खराब थे। तो चाइना जैसी दिग्गज इकोनॉमी, अगर वहां पर दिक्कत है, यूएस ऑलरेडी टेक्निकली रिसेशन में है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी नीचे आती हुई दिख रही है, तो जो डिमांड को लेकर दिक्कतें हैं वो क्रूड में साफ तौर पे झलकती हुई दिख रही हैं। लेकिन हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। नो डाउट हमारे एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा बहुत असर उससे आ सकता है, लेकिन हमारे लिए क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट है।
100 के नीचे है, हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनके जो इनपुट कॉस्ट है वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो लागत है कंपनियों की। फिर आखिर बात वहीं आती है ना कि मुनाफा कहाँ बढ़ेगा, जितनी लागत कम होगी उतना ज़्यादा मुनाफा बढ़ेगा। अशोक लेलैंड के साथ क्या हुआ, उनके भी इनपुट कॉस्ट हाई हैं जिस वजह से उनके मार्जिन कम आ रहे हैं, वही दिक्कत है, वही एक कंसर्न है। तो हमारे लिए क्रूड नीचे आना ये एक राहत की बात है। हमारी करेंसी भी इंप्रूव हुई। हम कह रहे थे कि हमने परसों 3 दिन पहले 51 पैसे, फिर 23 पैसे और आज हम 31 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुए। आज हम 78 रुपये 71 पैसे पे, यानी कि जो 79 का लेवल है उसके भी नीचे आ गए। तो रुपये में मजबूती लगातार बन रही है। नो डाउट 109 वाला जो डॉलर इंडेक्स है वो 105.50 पे आ गया, उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और एफआईएस की खरीदारी तो हो ही रही है। तो उस लिहाज से आज का जो एफआईएस का नंबर आएगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हमारे लिए हमारी करेंसी मजबूत होना, एफआईएस की खरीदारी और क्रूड का नीचे आना, ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि देखिए, अब चाइना में अगर मान लीजिए मंदी है या वहाँ पे फैक्ट्री आउटपुट खराब आ रहे हैं या वहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन है, तो उस लिहाज से देखा जाए फिर एफआईएस जाएंगे कहाँ? हाँ, अब तो यूएस में भी पैसा नहीं लग रहा, चाइना में भी पैसा नहीं लग रहा, फिर कहाँ जाएंगे? भारत ही बचता है, तो भारत ही आएंगे फिर वो। और क्रूड उसके साथ साथ अगर कम हो जाता है, हमारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, फिर तो क्या ही बात है। सही बात है। और एक 2-2 हज़ार करोड़ की खरीदारी अगर एफआईएस की ओर से होगी तो फिर जाहिर सी बात है फिर लोअर लेवल से रिकवरी या तो फिर एक दिन में 150 पॉइंट के जो गेन है निफ्टी में वो स्वाभाविक है। चलिए, ये तो रहा आज हमारे दिन भर के बाजार का पूरा हाल। अगर आप भी कोई स्पेशल स्टॉक या शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। हम अपने एक्सपर्ट से उनके बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, हमारा चैनल मनी 9 को आप फॉलो कर रहे हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपने कमेंट भी वहाँ कर सकते हैं। आप हमें देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।